नमस्कार नमस्कार नमस्कार। भव्यम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नोटबंदी और सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए उसके फैसले पर। आज से 6-7 साल पहले 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा, या फिर अगर नाम लिया जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, 8 नवंबर 2016 के रात को लगभग 8 बजे वो नेशनल टीवी पर आते हैं। उन्होंने एक घोषणा की कि अब से 1000 रुपए और 500 रुपए के सभी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी कि वो इनवैलिड हो जाएंगे उस दिन के मध्य रात्रि से। इस पर लोगों पर इसके कई इम्पैक्ट थे। लोगों ने इसे अलग अलग तरीके से देखा, लोगों का अलग अलग ओपिनियन था। कई लोगों ने याचिकाएं दायर की जिन्हें परेशानी, सभी लोगों को परेशानी हुई। लोगों ने याचिकाएं दायर की, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया और ये फैसला 2 जनवरी 2023 को आ गया। तो इस मुद्दे को लोगों पर इनका क्या इम्पैक्ट हुआ, 7 साल 8 साल में क्या बदला, लोगों ने इसे कैसे एब्जॉर्व किया, इसके संविधानिक क्या मायने हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर इस क्या क्या स्टैंड था, सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड था, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि खबर क्या है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को सही ठहराया। अदालती मुहर, संवैधानिक पीठ ने 4-1 के बहुमत से कहा निर्णय लेने की प्रक्रिया में नहीं थी कोई खामी। 4-1 के मेजोरिटी से ये डिसीजन लिया गया कि ये जो प्रोसेस था, जो जो प्रक्रिया थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा है। जब ये डिसीजन लिया गया था नोटबंदी का नवंबर 2016 में, तो इस पर लोगों को बहुत परेशानी हुई थी। और इसी कारण लोगों ने इस पर याचिकाएं दायर की थी। नहीं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि कई राज्यों के हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई थी, जिस पर हमारे केंद्र सरकार का ये स्टैंड था कि उन सभी को गठन करके एक बार सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। हालांकि ये जो जो अनुरोध थे ये जायज था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर मान गया। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट इस पर मान गई और उन्होंने सारी केसों का गठन सुप्रीम कोर्ट के अंडर किया, जिस पर जहां पर उनकी कार्रवाई चलती। तो 4-1 की बहुमत से कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में नहीं थी कोई खामी। और ये चर्चा में इसलिए क्योंकि 4-1 की मेजोरिटी से ये डिसीजन आया है। और इनमें कौन कौन थे, आपको जजों के नाम बता दूं कि जस्टिस सुब्रमण्यम, जस्टिस गवई, जस्टिस नजीर और जस्टिस बोपन्ना थे, जो कि इस डिसीजन के मेजोरिटी में थे। और जस्टिस नागरत्ना जी जो थी, वो इसके अगेंस्ट में थी, कि इन्होंने कहा कि ये डिसीजन गलत है, इन्होंने कहा ये डिसीजन सही है। इसके एटलीस्ट इसकी प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो भले ही इसका इम्पैक्ट अलग हो, इसका इम्पैक्ट सही हो गलत हो, इसका जो जिस उद्देश्य से लिया गया वो सही हो या गलत हो, ये इन पर बात नहीं की। इन्होंने कहा कि जो प्रक्रिया जो इससे जिसके द्वारा ये डिसीजन लिया गया वो सही था। अगर हम किसी भी हिस्टोरिक इवेंट की बात करते हैं तो जरूरी है कि हम उसकी पृष्ठभूमि को देख लें, क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसकी मूल भूमि, पृष्ठभूमि क्या है। तो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा होती है, जैसा कि मैंने बताया कि, और आपने इस बात को खुद फील किया होगा कि, और आपको याद भी होगा कि जब मोदी जी हमारे रात 8 बजे हमारे टीवी पर आए थे, उन्होंने कहा था कि 500,000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लीगल टेंडर क्या होता है इस पर भी हम बात करेंगे आगे। तो जो नोटबंदी थी उसमें क्या हुआ था, महात्मा गांधी सीरीज के जो नोट थे 1000 रुपए के और 500 रुपए के, इन्हें लीगल टेंडर स्टेटस से हटा दिया गया, इन्हें इनवैलिड कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि अब आप 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे लीगली। जो पृष्ठभूमि, जो तीसरी पॉइंट है, वो है कि इसका उद्देश्य क्या था। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है, ना ही से सरकार के द्वारा, आपके द्वारा, हमारे द्वारा, किसी के द्वारा, उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है। कोई भी डिसीजन लिया जाता है उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है, चाहे वो छोटा डिसीजन हो या बड़ा डिसीजन हो। उसका फाउंडेशन होता है जिसके बेसिस पर वो डिसीजन लिया जाता है। तो नोटबंदी जो कि एक बहुत बड़ा फैसला था, जिसके कारण पूरे देश को, जिसका इम्पैक्ट पूरे देश पर पड़ने वाला था, उसका उद्देश्य क्या था ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसका मुख्य 3-4 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य था कि डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना। यूपीआई, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, फोन पे, भारत पे, पेटीएम, गूगल पे, न जाने ऐसे कितने ही जो मर्चेंट आए, जिसे आज हम क्यूआर सर्विस में यूज करते हैं। जो डिजिटल ट्रांजेक्शन का जो बढ़ावा मिला, वो वो डिमोनेटाइजेशन या फिर नोटबंदी के बाद ही मिला। नोटबंदी के बाद से ही जब लोगों को परेशानी होने लगी, तो वो डिजिटल मोड में शिफ्ट कर गए। और आज हम देख रहे हैं कि आप कोई भी नुक्कड़ पे चले जाए, कोई भी चौराहे पर चले जाएं, आप एक सब्जी वाले के पास चले जाएं या फिर एक ऑटो वाले के पास चला जाए, या तो आप एप्पल के शोरूम में चले जाएं
या तो एक चप्पल वाले की दुकान पे चले जाए, हर जगह आपको क्यूआर कोड मिलता है जहाँ की आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। तो डिजिटलीकरण एक इसका मुख्य उद्देश्य था। जो दूसरा उद्देश्य था काला धन और टैक्स की चोरी। काला धन एक बहुत बड़ी समस्या है, ये बिल्कुल सही बात है, काला धन एक बहुत बड़ी समस्या है। और लोग काला धन को या फिर ब्लैक मनी को होल्ड करके रखते हैं और टैक्स की भी चोरी करते हैं। तो सरकार का जो इसके पीछे जो उद्देश्य था कि अगर हम विमुद्रीकरण कर दे या फिर अगर हम डिमोनेटाइजेशन कर दे, तो नोटबंदी कर दे, तो जितना भी काला धन है वो वापस आ जाएगा। क्योंकि अगर आप ही समझिए, अगर कोई कैश का कोई यूज ही नहीं रहेगा तो उसको सर्कुलेशन वापस आना पड़ेगा। और ऐसे न जाने कितने लाखों करोड़ों रुपए सर्कुलेशन से बाहर हो गए थे, जो कि काले धन के रूप में छुपे पड़े थे, या फिर उसको कहीं गाड़ दिया गया था, कहीं किसी कहीं काले धन को दीवार के पीछे रख दिया जाता है, तो कहीं जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, कहीं मूर्तियों में छुपा दिया जाता है, तो कभी टेबल के नीचे, सोफे के नीचे उसके सिल के बना दिया जाता है। तो काले धन छुपाए जाते हैं और इसकी वापसी के लिए ये नोटबंदी का ये एक फैसला था। जो अगला कारण था वो नकली नोट है। नकली नोट क्या? नकली नोट मतलब ये कि बहुत सारे जो लोग हैं या फिर बहुत सारी जो असामाजिक तत्व हैं, वो नकली नोट प्रिंट कर लेते हैं, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी को बहुत लॉस होता है। तो नकली नोट अब जब 500 और 1000 के नोट जब उनका कोई यूज ही नहीं रहेगा, तो बैंक को वापस करना होगा। बैंक को वापस करना रहेगा, बैंक में मशीन होती हैं या फिर जो लोग होते हैं वो नकली नोट को आसानी से पहचान जाते हैं, तो इसी कारण नकली नोट सर्कुलेशन से बाहर चले जाते हैं। तो यह एक उद्देश्य था, जो कि पूरा हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग मुद्दा है, जिस पर हम कभी और बात करेंगे। हाँ, लेकिन ये 4 उद्देश्य थे जो सरकार ने बताए थे कि इन मुद्दों के कारण ये उद्देश्य है मेरा, इसके कारण हम नोटबंदी कर रहे हैं। जब इतना बड़ा डिसीजन लिया गया तो जाहिर सी बात है लोगों को बहुत परेशानी हुई, बहुत परेशानी हुई। आवाम को, सभी लोगों को परेशानी हुई। किसी ने शादी के लिए पैसे बचा के रखे थे, तो किसी ने स्कूल फीस के लिए, किसी ने घर खरीदने के लिए पैसे बचा के रखे थे, तो किसी ने कॉलेज फीस देने के लिए। अलग अलग कारण थे लोगों के। पैसा एक ऐसा चीज है जो सब लोग रखते हैं, सब लोग सेव करते हैं, और कैश में ही लोग रखना पसंद करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लिक्विडेट हो सकता है। तो रात में ऐसा बम फूटा कि सारा सपना धरा का धरा रह गया। अचानक से ऐसा हो गया कि लोग अपने जो सपने थे उस कुछ समय के लिए उन्हें स्थगित करना पड़ा। तो लोग एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें में खड़े थे, 4 4 घंटे, 6 6 घंटे, 8 8 12 12 घंटे तक लोग पैसे निकालने के लिए 2000 4000 के लंबे लंबे लाइनों में खड़े थे। लोगों को बहुत परेशानी हुई, खाने पीने की किल्लत हो गई। जो गरीब वर्ग के लोग थे, जो रोज कमाते खाते थे, उन्हें जो खाने पीने की किल्लत हो गई। लोग परेशान बैठे थे, किसी का हॉस्पिटल का फीस नहीं दिया पाया। इससे लोगों को, आम लोगों को बहुत परेशानी हुई। और ये बात सब हमने भी फील की है और आपने भी फील की है। अब ये बात हो गई परेशानी की पृष्ठभूमि की। अब हम देखते हैं कि टाइमलाइन कब क्या हुआ। किसी भी हिस्टोरिक इवेंट को जानने के लिए उसका क्रोनोलॉजी, उसके इवेंट का जो स्ट्रक्चर है, कब क्या हुआ, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का फैसला होता है। 9 नवंबर यानी कि जस्ट अगले ही दिन कई सारी याचिकाएं भारत के अलग अलग कोर्ट में दायर कर दी जाती है, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट में मर्ज कर दिया जाता है। 8 सितंबर 2022, देखिए कितने साल है, 4 तो 6 साल के बाद संवैधानिक पीठ का गठन होता है। 6 साल, 4 साल, 4 साल 6 साल के बाद संवैधानिक पीठ का गठन होता है, जो कि इस मुद्दे पर डिसीजन सुनाएगी। अभी तक कोई डिसीजन हुआ नहीं, बस इस पर डिस्कस करने के लिए, इस पर डिस्कशन करने के लिए, इस पर डिसीजन देने के लिए एक संवैधानिक पीठ का गठन होता है। वो 2016 से 2022, इतने सालों के बाद 2022, 28 सितंबर 2022 से 7 दिसंबर 2022 तक ये फैसला चलता है। सुनवाई होती है, हियरिंग्स होती है, कोर्ट में पेशी लगती है और सुनवाई होती रहती है। इतने दिन डिसीजन चलता है, अलग अलग पक्ष अपनी अपनी बातों को रखते हैं और बात होती रहती है। तो 2 जनवरी 2023 को 2 जनवरी 2023 को ये फैसला आ जाता है। 2 जनवरी 2023 को कहा जाता है कि 4-1 के फैसले से कि ये जो डिसीजन था, ये ड्यू प्रोसेस है, इसका जो प्रक्रिया था बिल्कुल सही थी, इसमें कोई कमी नहीं थी। तो अगली बात करते हैं कि विवाद क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो जाहिर सी बात है कुछ तो विवाद होगा, जिस पर इतना बड़ा केस लड़ा जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार एक तरफ लड़ रही है, एक तरफ कोई याचिकाकर्ता लड़ रहे हैं। तो इसका जो मुद्दा है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश की सेंट्रल बैंक है, और सारे नोट को वही प्रिंट करती है, और इसका जो सारा जिम्मा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 में हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, जो कि नोट को प्रिंट करता है, सिक्कों को प्रिंट करता है, और जो फिजिकल रिलेटेड जो इश्यूज है उन पर डिसाइड करता है, उन पर डिसीजन लेता है। तो धारा 26 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की जो धारा 26 है,
वो क्या बात करती है, यही धारा है जिसके अंतर्गत जो नोटबंदी का फैसला है लिया जा सकता है। तो 26(1) और 26(2) इसके दो पार्ट हैं। और 26 धारा 26 जो है वो मोटा मोटा अगर हम कहें तो वो लीगल टेंडर की बात करती है, कानूनी निविदा की बात करती है। तो 26(1) क्या कहता है कि जो कानूनी निविदा, जो लीगल टेंडर मिलेगा किसी भी नोट को, वो केंद्र सरकार की गारंटी से मिलेगा। जो केंद्र सरकार है उसकी गारंटी पर ही किसी नोट को वैलिडेट किया जाएगा। लीगल टेंडर का स्टेटस का जो गारंटी होगी वो केंद्र सरकार की होगी। मुद्दा लेकिन यहाँ नहीं फंसा, मुद्दा फंसा 26(2) में। 26(2) क्या कहता है कि केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश के पर ही नोटबंदी हो सकती है। अब केंद्रीय बोर्ड क्या है? केंद्रीय बोर्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सुप्रीम बॉडी है और इसी के डिसीजन को मान्यता मिलती है। और इसका जो दूसरा पॉइंट है, किसी भी मूल्य वर्ग के बैंक नोटों की कोई भी श्रृंखला, ये कोई भी को देखिए मैंने हाईलाइट करके रखा है, ये कोई भी ही सारे मुद्दों का जड़ है। इसी कारण जो सारी कंट्रोवर्सी हुई, सारे विवाद हुए, सारे जो मुद्दे उठे, इस कोई भी के कारण हुए। इस कोई भी का क्या दायरा है कि किसी भी मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को जब हम नोटबंदी में हम उसको हटा सकते हैं, तो उसका कोई भी की दायरा क्या है? कोई भी श्रृंखला का अर्थ क्या है? एक श्रृंखला, कुछ श्रृंखला, या फिर सभी श्रृंखला। देखिए इस वक्त एक है, हो सकता है मान के चलिए अगर किसी देश में 8 बैंक नोट के सीरीज चल रहे हैं, तो क्या अगर इसके अनुसार एक श्रृंखला को बैन किया जा सकता है, 2 श्रृंखला, 5 श्रृंखला को किया जा सकता है, या फिर 8 के 8 या 9 के 9 श्रृंखला को बैन किया जा सकता है या नहीं? मुद्दा ये था कि जो कोई भी का दायरा कितना बड़ा है। और जो दूसरा मुद्दा था, क्या उचित प्रक्रिया को फॉलो किया गया है? क्या जो ड्यू प्रोसेस था उसे माना गया है? क्या जो 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 प्रोसेस सेट है, क्या उसके अनुसार से डिसीजन लिया गया है? तो इस पर भी बात हुई। जो तीसरा मुद्दा है कि आरबीआई ने फैसला लिया, पुष्टि की। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है। याचिकाकर्ता कह रहे थे कि ये जो फैसला था ये केंद्र सरकार का फैसला था और बस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि ये डिसीजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होना चाहिए था। बातें चली और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ गया था। फैसला क्या था कि जो चार जस्टिस जज थे, उन्होंने बहुमत में वोट दिया, और ये जो नागरत्ना जी थी इन्होंने अल्पमत में वोट दिया। इन्होंने कहा नहीं, ये फैसला गलत था, ये प्रक्रिया दूसरी थी। हालांकि इन चारों ने कहा कि बिल्कुल सही था, बिल्कुल साफ प्रक्रिया थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम देखते हैं कि इन्होंने फैसला में लिखा क्या। जो बहुमत का फैसला था उन्होंने उसे जस्टिस बी आर गवी जी ने लिखा था। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के फैसले से जनता को परेशानी हुई, ये बात जायज है, कोई भी कठोर फैसला लिया था जनता को परेशानी होती ही है। तो लेकिन सिर्फ इसी आधार पर कि लोगों को परेशानी हुई, इस पर खारिज नहीं किया जा सकता है। लोगों को परेशानी हुई, ये बात ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर इसको खारिज कर दे, ये सही नहीं है। सार्वजनिक हित को व्यक्तिगत हित के ऊपर प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट ओवर प्राइवेट इंटरेस्ट। अगर मुझे परेशानी हो रही है लेकिन इससे एक समाज का भला हो रहा है तो हम उस चीज को जाएंगे। हालांकि ये लिबरल फिलोसफी के अलग है, उस पर अभी हम नहीं जाते हैं। अभी हम इसी पर रहते हैं कि सार्वजनिक हित को व्यक्तिगत हित के ऊपर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये गवी जी ने बहुमत का फैसला लिखा था। और जो जस्टिस बीवी रागनाथना जी थी, जिन्होंने इकलौती वो जज थी जिन्होंने अल्पमत का फैसला लिखा था, उन्होंने कहा कि जो प्रक्रिया थी वो दूषित थी और जो अधिनियम जो अधिसूचना थी वो भी गैर कानूनी थी। इनका कहना था कि जो प्रक्रिया जिसके जिसके तहत ये डिसीजन लिया गया है ये गलत है, ये दूषित करने वाली प्रक्रिया है और ये गैर कानूनी थी। लेकिन हम भी जानते हैं कि ये भारत एक डेमोक्रेसी है और बहुमत के फैसले को ही मान्यता मिलती है, बहुमत के फैसले को ही मान्य माना जाता है। ये सब तो हो गया। अब आप बताइए कि 6 साल 7 साल 8 साल हो गए हैं नोटबंदी को हुए। लोगों ने इस शौक को एब्जॉर्ब कर लिया है, जो आम जनता है ने इस शौक को, जो ये डिसीजन तो जाहिर सी बात है शौक की तरह है, इसे लोगों ने एब्जॉर्ब कर लिया है। और जब लोगों ने एब्जॉर्ब कर लिया है तो क्या 8 साल के बाद 7 साल के बाद इस पर कोई टिप्पणी देना सही होगा या गलत होगा? क्या इसके सल में कोई आम आदमी पर मायने होंगे? ये देखेंगे इस स्लाइड में। तो सिर्फ ये अब इस पर आम लोगों के जीवन पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ये बात तो तय है। क्योंकि 8 साल के बाद आप हम पुराने 500 1000 के नोटों को वापस तो नहीं ला सकते ना, और 500 2000 के नोटों को फिर वापस भेज दे नए वाले और पुराने 500 और 1000 के नोटों को वापस ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका आम आदमी के जीवन पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का। ये सिर्फ एक अकादमिक विषय बन के रह जाएगा। पॉलिटिशियंस, स्कॉलर्स, इकोनॉमिस्ट, ये लोग इसे एक इकोनॉमिक्स इन्होंने एक स्कॉलरली आर्टिकल बन के रह जाएगा, स्कॉलरली डिबेट बन के रह जाएगा, क्या ये सही था गलत था। और एक
जो स्कॉलरली टॉपिक बनकर रह जाएगा, जिस पर लोग अपनी टिप्पणी करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे लिखेंगे, लेकिन आम आदमी के जीवन पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ, लेकिन इसे जो इन दोनों से सबसे ज्यादा जो अधिक महत्वपूर्ण है ये है कि आगे की सरकारों के लिए ये दिशा निर्देश तय करेगी। ये पहली बार नहीं हुआ कि जब नोटबंदी हुई 2016 में, इसके पहले भी बहुत बार नोटबंदी हुई। नोटबंदी एक ऐसा प्रक्रिया है जो कुछ अंतराल में, कुछ समय अंतराल में ये होते रहती है। अलग अलग कारण होते हैं अलग अलग काल समय खंड में, लेकिन ये होते रहती है। इसके पहले भी हुई थी और आगे भी होंगी। तो ये जो डिसीजन है ये आगे की सरकारों के लिए, जब आगे नोटबंदी का फैसला लिया जाएगा तो उस समय यह एक दिशा निर्देश का काम करेगी, एक गाइडलाइन के रूप में काम करेगी। तो हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे नोटबंदी के फैसले को 7 साल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया तो इसके क्या मायने थे, लीगल टेंडर, आरबीआई के द्वारा इसमें क्या हस्तक्षेप किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या डिसीजन लिया, 4-1 के फैसले, 4-1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया गया। 5 जजों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। तो इस मायनों में देखा, हमने देखा कि इनमें क्या मायने थे, क्या पृष्ठभूमि थी। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।